चलो अपनी आवाज बंद कर ले, क्लास स्टार्ट करें। ये बंद करो। क्लास स्टार्ट कर रहा है और जो आज आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री। ओके जी। अब राजस्थान इतिहास को स्टार्ट करने के पहले बिल्कुल मैं 00 लेवल से स्टार्ट करूंगा, पर उसके पहले क्लास के रूल्स और रेगुलेशन सुन लो। आप अदर सब्जेक्ट में कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो वो मुझे नहीं पता, पर हिस्ट्री को अच्छे से सुन लेना। हिस्ट्री को अगर लाइनों में कैद करने की कोशिश करोगे तो कभी इतिहास रच नहीं पाओगे, सिर्फ इतिहास को पढ़ ही पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। और अगर इतिहास रचना है तो इतिहास को पहले अच्छे से समझो, और अगर समझ में आ गया तो अच्छे से कॉपी में लिखो, और समझी हुई चीज को ही कॉपी में राइट ऑफ करना है। इस बात को ध्यान रखें। और रही बात राजस्थान के इतिहास की, तो इतिहास जो है आप जब से 4th और 5th क्लास में पढ़ने लगे हो तब से इतिहास ही पढ़ रहे हो, और अब 12th पास होने के बाद आपके ये सब्जेक्टों का थोड़ा पीछा छूट गया और कंपटीशन में घुस गए, पर कंपटीशन में भी वही सब्जेक्ट है। अब सुन लो अच्छे से। जैसे इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वैसे ही राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, और राजस्थान के इतिहास में अच्छे से देख लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं लिखना है, पहले अच्छे से समझो राजस्थान का इतिहास। आप में से जो 12th के स्टूडेंट्स जिनके आर्ट्स थी, पहले वो हाथ खड़े करना कि सर जी हमारे आर्ट्स थी। बहुत बढ़िया, इनके कई दिक्कत आने वाली नहीं है। आर्ट्स के अलावा जो स्टूडेंट्स है वो हाथ खड़े करना। जय हो। सुन लो अब अच्छे से, तुम्हारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, और आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कह रहे हैं सर मस्त रहो आप बस। हाँ, और पहली चीज सुन लो। हाँ चलो बाद में बताऊंगा, अभी बता दिया तो सारे डर जाएंगे। अरे मस्त रहो तुम, अभी देखते रहो, अभी तो आज पहला एपिसोड है। हाँ देखो अच्छे से, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं और देखो अच्छे से। राजस्थान का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, वैसे ही राजस्थान के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ताकि हम अच्छे से एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर सके। 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन जो रहेगा, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है वैसे ही हम प्राचीन राजस्थान का इतिहास। सेकंड पोर्शन जो रहेगा राजस्थान का, वो रहेगा आपके कौन सा, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और फिर जो तीसरा पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अच्छे से देखिए। अब मुझे आप में से वो स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें जिसको पता है कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास में कौन से टॉपिक आते हैं। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपको खुद को देना है, आपका फ्रेंड नहीं देगा। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा कि सर प्राचीन राजस्थान के इतिहास में ये टॉपिक है। हाँ जी। सभ्यता और सिक्के आपको भी पूछेंगे, पर बैठे बैठे नहीं बोलना है। 2 ही? ओके। और कोई एनीबॉडी जिसको आ रहा है हाथ खड़ा?
अब 1 मिनट के लिए सुन लो। अब जब आपको सिलेबस का ही पता नहीं है, प्राचीन राजस्थान का इतिहास में कौन से टॉपिक है, और जब कल एग्जामिनर क्वेश्चंस देगा तो फिर आप यही कहोगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। और युद्ध लड़ने चले हो तुम एलडीसी का। सुन लेना कान खोल के, पिछली वैकेंसी के अंदर एलडीसी के अंदर फॉर्म जो फिलअप हुए थे, करीबन 21 से 24 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। 24 लाख फॉर्म फिलअप हुए, सरकार को 12,000 कैंडिडेट नहीं मिले, 1100 से 1200 सीटें खाली रह गई, क्योंकि उसमें डबल पेपर थे और दोनों पेपर को पास करना अनिवार्य था। वही हालत तुम्हारी होगी अगर रणनीति से नहीं लड़े, रणनीति से अगर पढ़ाई नहीं की। ये कंपटीशन की दुनिया है, ये 11th और 12th नहीं है, ये भी कान खोल के सुन लेना। यहां योद्धा अनगिनत भाग लेते हैं, पर योद्धा वही जीतता है जो व्यू रचनात्मक तरीके से लड़ाई लड़ता है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। 24 लाख फॉर्म भरे गए, अब देख लो जॉब जो मिली 12,000 को मिली, पिछले वाले सभी फॉर्म रिजेक्टेड। वो हालत तुम्हारे साथ नहीं हो, इसलिए अच्छे से पहले टॉपिक पता करो। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, इसी सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का, कि हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक है और कहां से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब पहला ही प्राचीन राजस्थान का इतिहास है। आप सभ्यताएं पढ़ोगे, इसमें सिक्के पढ़ोगे, तो सभ्यताएं जो पढ़ोगे सीधा एग्जामिनर सवाल पूछेगा, राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने की? किसी को आ रहा है? ये देख लो, जब तक कि ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ प्राचीन से। अब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें टॉपिक कौन से है, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। अभी आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम हुए, उसमें एक सभ्यता का पूछ रखा था, डीडवाना और पुष्कर की सभ्यताओं का जिक्र कर रखा था और पूछ रखा था ये कौन से काल की सभ्यता है। तो ये चीजें अच्छे से ध्यान रखें और पहले सिलेबस में देखें और टॉपिक देखें कि टॉपिक कौन से हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है सभ्यताएं। ये सभ्यताएं जो तुम पढ़ोगे, याद रखना ये सभ्यताएं वापस 2 प्रकार की है। एक तो है ताम्रयुगीन सभ्यता और दूसरी जो है वो हो जाएगी आपके लोहयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? लोहयुगीन सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक को आप पढ़ लोगे, ताम्रयुगीन के अंदर कालीबंगा पढ़ लोगे, सभी पढ़ लोगे, सभ्यताएं आहड़ हाड़ जो भी है पढ़ लोगे, लोहयुगीन भी पढ़ लोगे, पर एग्जामिनर बिल्कुल पूछेगा, याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। अब ये आपके विभाग जो है ये टॉपिक नहीं दे रखा होगा, पर ये बेसिक है, ये सभ्यता में ही एक छुपा हुआ हिडन टॉपिक है जो आपको सभ्यताएं पढ़ने के पहले पढ़ना है। पुरातात्विक विभाग। कौन से विभाग? पुरातात्विक विभाग, जिससे हमें ये पता चले कि ये जो कालीबंगा है, आहड़ है या और भी जो प्राचीन स्थल है, इनको खोजने का कार्य कौन सा विभाग का है। तो इन चीजों के अंदर 4-5 हम डिपार्टमेंट पढ़ेंगे और फिर सभ्यताएं पढ़ेंगे, और सभ्यताएं पढ़ने के बाद दूसरा जो आपके टॉपिक आएगा प्राचीन का, वो आएगा आपके कौन से लेख? शिलालेख। और शिलालेख का ही छोटा रूप प्रशस्ति। अब सुनो अच्छे से, ये क्या है शिलालेख और प्रशस्ति? सुनो, जैसे आज के जमाने में तो हम देखते हैं कि 20-25 साल पहले जब मोबाइल आया था तो मोबाइल के अंदर सिर्फ नंबर ही सेव होते थे, मेमोरी इतनी नहीं थी। अब आज देखो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी कितनी हो गई है, 256 GB और प्लस
बाहर से भी कुछ लगा सकते हो, है कि नहीं है? तो सुनो, अब हम भी क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड तो खूब है, किस किस का बर्थडे याद करे तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में रिमाइंडर डाल देते हैं कि फलानी तारीख को मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो 11:59 जो ही 12 बजती है याद दिला देना। मोबाइल याद दिलाता कि नहीं दिलाता? और जैसे ही याद दिलाता है हम अगले वाले को क्या करते हैं, विश कर देते हैं। तो सुनो, ये याद करने का स्रोत बन गया। तो एक बात बताओ, एक ही चीज पूछूंगा, आप में सभी प्रतिभाएं छुपी हुई, आपको सब याद है, बस आपने कभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। सुनो, तराइन का युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1191 और 92, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और बाबर के बीच में ना, है? अच्छा, कौन जीता था? अंतिम बता दो। मोहम्मद? क्या बात है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा तराइन में वो लड़ रहे थे, आप बैठकर कमेंट्री कर रहे थे। सुनो, अब 1 मिनट के लिए आपने अपने मुंह से बोला और कहा कि सर ये युद्ध 1191 और 92 में हुए, दोनों के बीच में। क्या उस टाइम तुम थे? मैं था। तो फिर तुम्हें ये चीज ऑथेंटिक कैसे पता है कि 1191 और 92 में वो लड़े और उनमें से वो जीता? वो सवाल हमेशा आप इनसे किया करो। सुनो, बिल्कुल प्राचीन समय में भी पहले ऐसी घटनाएं घटित होती थी और उस समय के लोग चाहते थे कि भाई आने वाले समय के लोग इन घटनाओं को क्या रखे, याद रखे। तो अब उस समय तो कोई मोबाइल के ठीकरे थे नहीं, तो उस समय के लोग क्या करते थे, वो ये कहते थे कि इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो लंबे समय तक चिरस्थायी रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। तो उन लोगों को लगा कि जो चट्टानें होती है, पत्थर जो होते हैं, वो यथासंभव लंबे समय तक है जैसे के जैसे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके समय में जो घटनाएं यादगार घटी और उन्हें लगा कि आने वाले समय में लोग इन घटनाओं को याद करें, तो उन्होंने क्या किया, नकुली चीजों से चट्टानों पर अपनी समय में जो भाषा प्रचलित थी उस भाषा में उस घटना का क्या कर दिया, उल्लेख। और फिर जो हमारे समकालीन विद्वान हुए, उन्होंने उन्हीं शिलालेखों और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से ग्रंथ लिखे, रचनाएं की और उन्हीं रचनाओं से गाइडें छपी और उन्हीं गाइडों से हमें पता चला कि तराइन में ये युद्ध हुआ था, ये जीते थे। तो सुनो, सीधा शिलालेख शब्द आ रहा है और इस शिलालेख के अंदर अब जब आपको टॉपिक ही पता नहीं है तो एग्जामिनर सीधा सवाल पूछेगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। सीधा सवाल पूछेगा। जब आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो क्या आप शिलालेख का उत्तर दोगे, बताओ? इसलिए पहले सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। यह टॉपिक हो गया दूसरा। और तीसरा सुनो, तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है। सुनो, आपकी यहां पर 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे क्लास के बाद सर आपको 15 मिनट का ब्रेक देता है ना। आप बाहर जाते हो चाय की थड़ी पर और चाय वाले को कहते हैं भाई मलाई मार के दे दे और साथ में 1-2 वो भी दे दे। वो देता है ना, पर देता है पर वो इस हाथ तो देता है, इस हाथ लेता है। तो सुनो, वस्तु का जो विनिमय हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पैसों की वजह से। तो 1 मिनट के लिए सुनना, ये वस्तु विनिमय कोई आज से नहीं हो रहा है, ये प्राचीन समय से हो रहा है। और प्राचीन समय में जितनी राजस्थान के अंदर रियासतें और राजवंश थे, उन रियासतों और राजवंशों के अंदर खुद की एक प्रचलित मुद्रा थी। अपनी ही रियासत की एक प्रचलित क्या थी, मुद्रा थी, जिससे वस्तुओं का क्या होता था, आदान प्रदान। तो सीधा अगला टॉपिक बनेगा आपका प्राचीन रियासतों में प्रचलित सिक्के। सीधा लिख रहा हूं मैं, प्रचलित सिक्के। ये हो गया आपके तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है वो आ जाएगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, साहित्यक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत। और सुन लेना अच्छे से, ये जो टॉपिक है सितंबर यानी लॉकडाउन खुलने के बाद जितने कितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने कितने भी एग्जाम हुए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें साहित्य स्रोत से क्वेश्चंस नहीं बना। इस बात को कान खोल के सुन लेना। सितंबर के बाद चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे अभी लैब असिस्टेंट और जो भी एग्जाम हुए हो वो हो, चाहे पशुधन सहायक का हो, यहां से हर एक एग्जाम में सवाल बना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये साहित्यिक स्रोत में आते क्या है। क्या बात है। आज फर्स्ट डे है तो कुछ सलाह दूंगा नहीं, 3 दिन 4 दिन रुक जाओ, फिर मैं खुद ही आते वक्त ढकनियां लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? हाँ, बोलो मत, आपको सबको बता, ढकनियों से सर क्या करवाएंगे? क्या करोगे रे? अरे डूब मरेंगे नहीं, ढकनी में कैसे डूबोगे, मरोगे। नाक के पास ले जाकर ऊपर खींचना है पानी, और ऊपर से दांत निकाल रहे हो तुम, शर्म आने की बात है। तुम्हें साहित्यिक स्रोतों का पता नहीं है और तुम तैयारी करने चले हो। सुनो अच्छे से, साहित्यिक स्रोतों का मतलब यही है कि जो राजवंश तुम पढ़ रहे हो उस राजवंश से रिलेटेड, जैसे हम राठौड़ पढ़ेंगे तो राठौड़ में मालदेव राठौड़ पढ़ेंगे, राव जोधा पढ़ेंगे। अब आप पढ़ते हो कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, तो ये जानकारी आपको मिली कैसे कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया? तो सीधी बात, साहित्यिक स्रोत का मतलब विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ, विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ। अब सुनना, ये ग्रंथ जो है वापस बंट जाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो आएगा, अच्छे से देख लेना, सबसे पहले कौन सी भाषा प्रचलित थी? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के रचित ग्रंथ। उसके बाद नंबर 2, उसके बाद कौन सी भाषा? जैन भाषा, जिसको पाली भाषा भी बोलोगे आप। फिर नंबर 3 हमारी खुद की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा के ग्रंथ। और फिर हमारी जो मातृभाषा है, कौन सी? मारवाड़ी यानी राजस्थानी भाषा में ग्रंथ। और उसके बाद यहीं पर एक और ग्रंथों की रचना होगी जिसको हम कहेंगे रासो ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? रासो ग्रंथ। और नंबर 5 फारसी भाषा के ग्रंथ। कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के ग्रंथ। और अब अच्छे से सुनना, आपके सवाल आएगा हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? अब वहां पर तुम महाराणा प्रताप को पढ़ोगे, ए से लेकर जेड तक पढ़ लोगे, पर वहां पर उस ग्रंथ का उल्लेख नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये महाराणा प्रताप यानी राजवंशों से रिलेटेड नहीं, ये प्राचीन राजस्थान के कौन से स्रोत से संबंधित है? साहित्यिक स्रोत से। तो सुन लो, चित्तौड़ अभियान हुए अलाउद्दीन खिलजी के, शांगा के प्रति बाबर का खानवा हुआ, बड़े बड़े युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। ये सभी सवाल आज तक एग्जामों में पूछे हुए हैं, और ये नहीं पूछे हुए कि गिरी सुमेल युद्ध किन किन के बीच में हुआ। ये सवाल पूछा हुआ है कि गिरी सुमेल युद्ध का विस्तृत वर्णन कौन से फारसी ग्रंथों में मिलता है। सुनना, अगर आपके 200 सवाल है तो 200 सवाल में से 100 सवाल सभी स्टूडेंट्स करके आएंगे, और वो 100 सवाल करके तुम इतराना मत कि मैंने कुछ कर दिखाया, नहीं। 5 से 10 सवाल ऐसे आएंगे जो मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उन्हीं मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस को अगर तुम राइट करते हो तभी भीड़ से तुम अलग दिखोगे। इस बात को ध्यान रखना।
और आपके तो एलडीसी है, एलडीसी के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर करीबन करीबन 15 गुना या 20 गुना पास करेंगे। तो होता क्या है, ये हमारा राजस्थान, यहां पर दिखावा ज्यादा होता है। रिटर्न का रिजल्ट आते ही 20 गुना पास होते हैं और फैमिली वाले सीधा स्टेटस लगाते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय दोस्त को एलडीसी बढ़ने पर अग्रिम बधाई। और फिर फाइनल रिजल्ट आता है, फिर वापस स्टेटस लगता नहीं है, तो उसी का मित्र वापस लगाता है, मोरिया बोलगा। ऐसा क्यों होता है? सुनो, एवरेजेज सभी स्टूडेंट्स पास होंगे और एवरेजेज जो पास होंगे वो सभी कटेंगे। मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेंड करना सीखो जो साहित्यिक स्रोतों से बनता है। एक क्वेश्चंस जो तुम्हें आता है और दूसरों को नहीं आता है, इट मीन्स आपने वो अटेंड कर लिया और सही कर लिया तो लाखों स्टूडेंट्स को आपने पीछे छोड़ दिया। तो ये टॉपिक हो गए आपके सिर्फ तो सिर्फ प्राचीन के। उसके बाद आ रहा है आपका कौन सा? मध्यकालीन का। मध्यकालीन का मैंने पोर्शन इसलिए अलग लिया ताकि आप सिलेबस को अच्छे से समझ सको। मध्यकालीन के अंदर याद रखना, जितने जितने सिर्फ तो सिर्फ आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ तो सिर्फ पढ़ने हैं कौन से? प्रमुख राजवंश। कौन से राजवंश? प्रमुख राजवंश पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रमुख राजवंशों के अंदर देख लो, फर्स्ट सबसे पहले अगर विधिवत रूप से पढ़ना चाहो और आप चाहते हो कि सर जी जैसे हम वो राजा पढ़े जो वापस दूसरा राजवंश पढ़े तो वो भी कवर हो जाए, अगले वाले भी कवर हो जाए, तो सबसे पहले पढ़ना है कौन सा? जो प्राचीन समय में स्थापित हुआ था। उसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा? गुहिल वंश। ये भी किस समय प्रारंभ हुआ है? प्राचीन के अंदर, और ज्यादातर इनका समय कौन सा रहेगा? मध्यकाल का। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा? राठौड़। और उसके बाद चौथा, प्रमुख ही लिखा है मैंने, कच्छावा। बस ये आपने 4 राजवंश पढ़ लिए अच्छे से। तो अगर राजवंशों से 3 या 4 सवाल बनते हैं तो आप बिल्कुल 4 में से 3 सवाल अच्छे से अटेंड कर सकते हो। अब सुनना अच्छे से, यानी और भी जो जैसे जैसलमेर का भाटी हुआ, करौली का यादव राजवंश हुआ, आपके जैसलमेर के भाटी हो गए, उसके बाद आप आओगे भरतपुर और धौलपुर का जाट राजवंश हुआ। ये छोटे मोटे राजवंश, इनकी भी जो मुख्यतः बातें हैं उनको ध्यान रखना है। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी आई थी। कौन सी कंपनी? क्या सिर्फ ये एक ही आई थी क्या? इसके अलावा और कोई नहीं आए थे? आए थे, पर लास्ट तक जो टिकी रही वो रही थी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरी जो कंपनियां आई थी, सबसे पहले आई थी पुर्तगाल, उसके बाद एक डच भी आए थे, फिर फ्रांसीसी, और फिर आपके स्वीडिश और डेनिश वगैरह ये भी आए थे। अब सुनो, और साथ में आई थी आपके कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको सीधा सिंपली शब्दों में समझा देता हूं। अभी आईपीएल का उद्घाटन हुआ था, आईपीएल सीजन हुआ था, तो आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो कितनी टीमें खेली थी? 10 टीमें। फिर आईपीएल का कप कितनी टीमें लेकर गई थी? 1। वैसे ही सुनना अच्छे से, इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए ये सभी कंपनियां आई और इनमें आपस में होड़ हुई, और ये आपस में इंडिया के अंदर सभी ये 5-6 कंपनियां व्यापार कर रही थी और भारत से खजाना बाहर लेकर जा रही थी। तो इन 6 कंट्रियों ने सोचा कि अगर 6 कंट्रियां व्यापार करेंगे तो 6 कंट्रियां एक साथ डेवलप होगी, क्यों नहीं?
यहां इंडिया से एक एक करके कंपनी को बाहर भगाया जाए और पूरे इंडिया पर सिर्फ हम ही शासन करें। यह कंपटीशन हुआ सबके अंदर। पुर्तगाली चाहते थे कि मैं डचों को भगा दूं, डच चाहते थे कि मैं फ्रांसीसियों को भगा दूं। तो ऐसे करके डेनिश भी भाग गए, स्वीडिश भी भाग गए, डच भी भाग गए और पुर्तगाली भी भाग गए। पीछे कितने बचे? 2। तो याद करो, सेमीफाइनल और फाइनल होता कि नहीं होता है? वैसे ही इंडिया के अंदर सिर्फ विदेशी व्यापार वाली कितनी कंपनियां बची? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी बची, बोलो कौन सी? फ्रांसीसी। अब इन दोनों के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, वांडीवास का युद्ध, जो हुआ था 1760 में हुआ था। इस युद्ध के अंदर पूर्णतः रूप से पराजित हुई कौन सी? और अब भारत के अंदर सिर्फ तो सिर्फ अकेली बची कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अच्छे से देखना, 1760 से अंग्रेजों का एक ही टारगेट रहा कि फूट डालो, राज करो। अब सुनना अच्छे से, देखो हमारे लिए ये विदेशी लोग, इनको हिंदी कम्युनिकेशन, स्थानीय क्षेत्र का लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, तो भी 1760 से लेकर 1858 तक डंके की चोट पर एक तरफा शासन किया किसने? अंग्रेजों ने। और ये कैसे हर रियासत में पहुंचे वो भी अच्छे से समझना है। अंग्रेज पहले तो 1760 में क्या हुए? स्थापित हो गए। फिर ब्रिटेन से भारत के अंदर एक बड़ा अधिकारी भेजा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते थे गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल का एक ही टारगेट होता था कि भारत में जाकर भारत के हर क्षेत्र और रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार होना चाहिए, और उस क्षेत्र के अंदर जो भी खजाना है, जो भी मटेरियल्स है, उसको कहां पहुंचाओ? ब्रिटेन। ये नीति थी। तो सुनो, अब गवर्नर जनरल खूब सारे आए और गए। एक गवर्नर जनरल आया 1798 और 99 में, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। बोलो क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। और इस लॉर्ड वेलेजली ने हर रियासत के राजा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए इसी लॉर्ड वेलेजली ने एक नियम बनाया, और वो नियम था सायक संधि। कौन सी संधि? और ये सायक संधि हमारे 4-5 रियासतों के राजाओं ने भी की। किसके साथ? लॉर्ड वेलेजली के साथ। और लॉर्ड वेलेजली का सायक संधि का टारगेट था कि कमजोर जो रियासतें हैं उनसे क्या मिलाओ? हाथ मिलाओ और उन्हें कहो हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। और ज्यों ही वो तैयार हो जाए, हमें जैसे तैसे करके एक राजा की रियासत में क्या मिल जाएगा? प्रवेश। और प्रवेश मिलते ही बाद में उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हम अपने हाथों में ले लेंगे, यानी राजा को अंदर ही अंदर से खोखला करके। तो सुनो, अब पहले राजस्थान की जनता पर जो शासन करते थे, बोलो कौन करते थे रे? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो मरो, नहीं बोलेंगे। अरे बोलो यार, ये हिस्ट्री है। फिर मैं महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा और महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी के बारे में बताऊंगा, कहूंगा बोलो क्या बोले, फिर मरे हुए हो तुम तो साले, फिर तो तुम्हें पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। इससे बेटर मैं मेरे पिछले वाले बैच में मस्त हो। अरे अच्छे से देखो और सुनो, ये अगर अच्छे से नहीं समझोगे ना तो याद रखना, तुम्हारे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे और तुम्हारे पोते कहेंगे पापा क्या कर रहे हो, तो पापा कहे बेटा पढ़ू हो के पढ़ो हो, के तैयारी करूं, के की के डीसी की। एल तो हट गया,
तो फिर बेटा कहेगा पापा अब डीसी की नहीं एसी की तैयारी करो, क्योंकि तुमने पहले ही अपनी ऐसी कम तैसी करवा ली है। इसलिए कह रहा हूं अच्छे से समझो, जब बोलने का कहूं तो बोलो। आप खुद बताओ, प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन था तो जनता पर शासन कौन करते थे? राजा करते थे। पर अब देखो, सायक संधि के तहत रियासत में प्रवेश मिला, बोलो किनको? अंग्रेजों को मिला। तो अब आम जनता के ऊपर शासन कितने प्रकार से होने लगा? एक तो कौन कर रहा है और दूसरे कौन कर रहा है? अंग्रेज। जब राजा और अंग्रेज दोनों मिलकर आम जनता के ऊपर अत्याचार करने लगे, शोषण करने लगे, तब जनता हो गई परेशान। और जनता ने परेशान होकर राजा प्लस अंग्रेज दोनों के विरुद्ध आवाज जो उठाई, वही आपके कहलाही। याद रखना 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति आते ही आप घुस जाओगे किसमें? आधुनिक के अंदर। इसलिए कहता हूं हमेशा समझा करो। अब सुनो, अब मॉडर्न बिल्कुल किताबों में स्टार्ट होगा कहां से? 1857 की क्रांति से। पर राजाओं के दरबार में अंग्रेजों को प्रवेश संधियों के माध्यम से मिला कि नहीं मिला? तो यहां पर एग्जामिनर ने 2 टॉपिक हिडन कर दिए हैं, वो आपके टॉपिक दिए ही नहीं है। अब आप पूरी 1857 की क्रांति पढ़ोगे और एग्जामिनर पूछेगा राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सायक संधि की, सही है कि नहीं है? तो 1857 की क्रांति पढ़ने के पहले आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश, और अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश में आप 2 संधियां पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे कौन सी संधि? सायक संधि। और दूसरी जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे अधीनस्थ संधि। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि संधियां 2 प्रकार की हुई क्या, वो एक ही मानते हैं। याद रखना, सायक अलग है और अधीनस्थ अलग है। अब सुनो, ये तीसरा टॉपिक हो गया। 1857 की क्रांति से क्या हुआ? भारत के सभी लोगों और हर एक समुदाय में कुछ जागृति आई और कहा, लोग ये समझदार हुए कि हमारे प्रति अगर शोषण होता है तो हमें क्या उठानी चाहिए? आवाज। बच्चा लोग, जब अंग्रेजों को राजाओं ने पनाह दे दी तो अंग्रेज क्या करते थे? एक वार्षिक टैक्स लेते थे, एक इनकम लेते थे। किनसे? राजाओं से। और वो लॉट ऑफ में होती थी। तो राजा का खजाना अंग्रेजों के पास जाने लगा, तो राजा का खजाना क्या हो गया? खाली। तो राजा ने अपने खजाना भरने के लिए उसने क्या किया? वापस टैक्स लगाए। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। और किसानों के ऊपर जब कर हद से भी ज्यादा बढ़े तो किसानों ने भी क्या किए? जो आपके कहलाए किसान आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल अगला टॉपिक आ गया आपके कौन सा? किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में ही याद रखना अच्छे से, इसी के साथ आएगा एक कौन सा आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आएगा, याद रखना कौन सा मंडल? प्रजामंडल। और प्रजामंडल के बाद आ जाएगा आपके राजस्थान का एकीकरण। अब सुनो, आपके टॉपिक तो यही दे रखे हैं, पर एग्जामिनर पूछता है इनके साथ 2 हिडन टॉपिक और। एक पूछता है राजनीतिक संगठन। क्या पूछता है? राजनीतिक संगठन, जो अभी हाल ही के पिछले 4 एग्जामों में यहां से सवाल बन रहे हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, वीर भारत समाज की स्थापना, ये सभी सवाल पूछ रहे हैं। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? ये जितने कितने भी है ये आपके राजनीतिक संगठन। और एक याद रखना, 1857 की क्रांति से लेकर एकीकरण तक जितने कितने भी समाचार पत्र उस समय चलते थे, वो समाचार पत्र भी आपके एग्जाम में है।
राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। यह है आपका पूरा सिलेबस, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का। अब तीनों पोर्शन में से आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके मॉडर्न से पूछे जाता है। किससे? पर बच्चों को सबसे ज्यादा क्रेज जो आता है वो राजवंशों में आता है। अब राजवंशों में क्यों आता है? क्योंकि राजवंशों में एक राजा होता है, एक रानी होती है और कोई एक अलग दीवानी भी होती है। तो दीवानी को घर लाने के लिए राजा अटैक करता है, सामने से भी क्या होता है, युद्ध होता है, और उसमें तुम्हें आता है मजा। पर सुनना, एक राजवंश के अंदर करीबन करीबन 15-20 राजा पढ़ोगे आप, और मैंने सिर्फ कितने राजवंश बताया आपको? 4। तो 4 को आप 15 से मल्टीपल कर दो तो कितने राजा हो रहे हैं? 60। और सवाल कितने बनेंगे? या जिसमें तुम कितने कर पाओगे? 2। चाहे बोले रात और दिन और रात पढ़ लो बोले, तो भी कितने कर पाओगे? 2। वरना मॉडर्न सीमित है, और मॉडर्न के हर एक टॉपिक से एक क्या पूछेगा? सवाल। पर मिडाइवल को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मिडाइवल के साथ आपका प्राचीन कंप्लीट होगा। तो प्राचीन के भी 2 सवाल जो कवरअप होंगे वो किससे होंगे? मध्यकालीन से। तो एक बार तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवरअप करना ही पड़ेगा। कंप्लीट ना, फटाक से इस सिलेबस को उतारो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बोलो मत, बिल्कुल भी मत बोलो। हाँ, गुजर प्रतिहार है। ये गुजर प्रतिहार जब राठौड़ पढ़ेंगे तो राठौड़ों के पहले ही गुजर प्रतिहार आ जाएगा। यहां पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, प्रमुख राजवंश। अच्छा, मध्यकालीन ही है हमारे, बाकी सब नहीं है। ओके, बढ़िया, फटाक से लिख लीजिए। और प्राचीन के अंदर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक यही लिखोगे, पुरातात्विक विभाग। अरे भाई नितेश मर जाएगा तो। भाई कह रहा जेठालाल की बबीता जी है वैसे प्रेमिका। फिर जेठालाल पढ़ लो, या क्यों आ रहे हो? कि सही कहा। याद रखना, यहां पर आपके ना तो गणित है, 2 + 2 4 नहीं होने वाले हैं। यहां पर बिल्कुल धुआंधार और खतरनाक युद्ध होंगे। और आप अच्छे से अभी आप सिर्फ ये उतारो और 4 दिन क्लास चलने दो, फिर देखो। अभी मुझे नहीं पता आप किसके सपने देख रहे हो, 5 दिन बाद सपनों में तलवार लेकर मैं आऊंगा। अभी उतारो, फिर बताता हूं कैसे आऊंगा। व्हाट इज योर नेम सर? नाम गुमनाम आदमी हो? है जी, हाँ 1857 है ये। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। और 1857 के पहले जो ऊपर टॉपिक दे रखे हैं, अंग्रेजों द्वारा रियासतों में प्रवेश, सहायक संधि और अधीनस्थ संधि, इन दोनों को लिखना है। एक बार लिख लो सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पूरे राजस्थान का परिचय दिया है।
फटाक से लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। उतार लिया ये? उतारो, जल्दी उतारो। बहुत अच्छा, आपके पास सुनहरा अवसर है, ये भी सुन लो कि अभी देखो सरकार ने 3000 एलडीसी हाई कोर्ट की भी घोषणा की है, और ये अधीनस्थ बोर्ड वाली 5000 अलग घोषणा हो रखी है, और 14000 और वैकेंसीज जो है आपके पास आने वाली है। तो स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लेना, ये सरकार के जो 1-1.5 साल बच्चे हैं, 2 साल बच्चे हैं, इन 2 सालों में अपना टारगेट गोल कर लो कि मुझे कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करना है, पूरा करना है। 1.5-2 साल में आपने अच्छे से अगर पढ़ाई की, और इन तीनों का सिलेबस सिमिलर है, एलडीसी हाई कोर्ट, ये अधीनस्थ, और एक और बड़ी जो आने वाली है, इन तीनों में से अगर आप कोई भी एक क्रैक करते हो तो याद रखना आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके अधीनस्थ के ऊपर लिखा हुआ है सहायक संधि, ये लिख लिया? आगे बढ़ो, लिख लीजिए। ये वो उधर जो चौथे टॉपिक में लिखा हुआ है वो साहित्यिक स्रोत है, और इधर जो है वो मॉडर्न के पोर्शन है आपके। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। ये राजस्थान का एकीकरण है। फटाक से फास्टली लिखिए, फिर हम मिडाइवल आपका स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन प्राचीन जो दे रखा है, जो मैंने ये टॉपिक लिखा है, प्राचीन आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हाँ, फॉर्म फिलअप कब तक होंगे? फॉर्म भी फिलअप आपके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, टेंशन मत लो। और आपका तो ये बैच जब तक मुझे लग रहा है सबसे टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम वैकेंसी आएगी और दुनिया तैयारी करना शुरू करेगी, उस टाइम आपका कोर्स फुल्ली कंप्लीट हो रखा होगा। पर एक टर्म्स और कंडीशंस है, ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूटी नहीं रखी और हर 7 दिन के अंदर अगर एक टेस्ट नहीं दिया, तो आपने जो पढ़ा और आपने वापस एनालिसिस नहीं किया कि मैंने जो ये टॉपिक पढ़ा ये क्या मेरे कंप्लीट है या नहीं है, जब आपने टेस्ट देखकर इसका पता ही नहीं लगाया तो क्या पढ़ा, कोई लेना देना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे घर पर आप जाकर कहते हो मम्मी को कि मम्मा आज खीर बनाओ मेरी फेवरेट,
तो मम्मी प्यार से खीर बनाकर तुम्हें देती है, तो खीर आपके खाने के बाद मम्मी ये भी फीडबैक लेती है कि बेटा कैसी बनी, पूछती कि नहीं पूछती है। तो वैसे ही आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकालो। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसे कोई भी सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री के आपने 200 क्वेश्चंस निकाले और 200 में से 175 आपके राइट हुए, इट मींस आपके हिस्ट्री कंप्लीट है। कोई भी टॉपिक के निकाले उसके 75+% अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो टॉपिक क्लियर है, और अदरवाइज नहीं हो रहा है तो खुद एनालिसिस करो और ये कहो कि अभी तक ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अब चलो, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके मध्यकालीन, और मध्यकालीन के अंदर ले रहा हूं राजवंश। क्या ले रहा हूं? राजवंश। और राजवंशों को और हिस्ट्री को पढ़ने के पहले कुछ छोटे पॉइंट सुनो। पहली चीज तो वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी का परिचय देना है, जो रफ रजिस्टर में उतार रहे हैं आज, कोई बात नहीं, क्या हो गया, जो रफ रजिस्टर में उतारा है सुनो। कल आप क्या करोगे, एक छोटा सा फेयर रजिस्टर लेकर आओगे, और फेयर रजिस्टर का ये मतलब ये है कि क्लासमेट या नीलकमल का अच्छा वाला व्हाइट पेज वाला रजिस्टर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर जाओ और वो एक घरगड़ा हरगड़ा आता है वो लेके आ जाओ 10-15 रुपए का, वो नहीं लेकर आना है, क्योंकि वहां पर पेन चलाओगे तो 4 पेज तक नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे। इधर तो लिखोगे विक्रमादित्य और उधर से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा रानी कर्मावती लिखा हुआ है। और कुछ तो आप में से शहजादे ऐसे भी है जो ऊपर तो रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं और नीचे से बाबर दौड़ा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, और फिर ऊपर वापस गुणसूत्रों की संख्या लिख रहे हो। यानी साइंस के अंदर घुस रहा है इतिहास, और नीचे से 3/5। ऐसा नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का कलेक्शन अलग अलग करना। अब सुनो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या बोलो, राजवंश। और राजवंशों को पढ़ने के पहले बेसिक चीज सुनो अच्छे से, कि राजवंशों को कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब सुनना अच्छे से, 2 मिनट की छोटी सी एक कहानी है। आप एक शादी में जाते हो और शादी के अंदर बिल्कुल दूल्हा दुल्हन स्टेज पर मालाएं पहन रहे, पर हम तो एक बाराती बन के गए हैं, तो हमारा काम तो क्या है, खाना खाना। अब बढ़िया एक प्लेट ली और वो बफर सिस्टम था, आप गए और ज्यादा नहीं लिए, 15-20 गुलाब जामुन ले लिए, और हाँ काजू कतली भी ले ली भाई की, ज्यादा नहीं ली, 15-20 ले ली, और भी जो भी चीजें थी ले ली। थाली भर गई पर बंदे का पेट नहीं भरा के और कुछ ले लो। तो पास में एक और दोस्त आ गया, तो उसने उसको बुलाया, आपने कहा इधर आ, कि मैंने सभी चीजें ले ली, मैंने जो नहीं लिया वो तू लेके आ जा, दोनों भाई खड़े होकर खाएंगे। अब भाई साहब इधर से भी चटूड़ रहा है, इधर से भी चटूड़ रहा है, यानी खाना खा रहा है। तभी पास में एक बुजुर्ग इंसान बैठा है, आपको खाना खाते देखता है और 90 डिग्री एंगल से आपको घूर रहा है। वो इसलिए नहीं घूर रहा है कि आपने 20 गुलाब जामुन ले लिए, काजू कतली ले ली, नहीं, वो आपको देखकर ये सोच रहा है कि इस बंदे को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा है कि कहां देखा। तो पहले तो वो बैठा बैठा सोचता है, और जब फिर भी याद नहीं आता है तो फिर आपको कहता है इधर आ। आप जाते हो कि हाँ जी बोलो, तो वो कहता है व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम बताते हो, वो नहीं पहचानता है। फिर कहता है व्हाट इज योर फादर नेम, आप ज्यों ही अपने पिता का नाम बताते हो, वो बुजुर्ग इंसान कहता अच्छा तू फलान जी को छोरो है क्या, हाँ, कितना बड़ा हो गया क्या, हाँ, कॉम्प्लेन का कमाल है, जिम जाता हूं। तो अब सुनो अच्छे से, 1 मिनट के लिए सुनो। अब यहां से सीखना कि अब मैं जो भी चीज बोलूंगा ना वो इतिहास से रिलेटेड होगी। अब सुनना 1 मिनट के लिए, आपकी पहचान किससे हुई? पिताजी से। किससे हुई? कभी भी कोई भी राजवंश पढ़ो तो सीधा उससे सवाल करो उत्पत्ति का। किसका? कि तेरी उत्पत्ति कैसे हुई, तेरे पिता, तेरे संस्थापक
कौन है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी कोई भी राजवंश पढ़ो, ऐसे नहीं कि राजवंश हेडिंग डाला और सीधे राजाओं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। उत्पत्ति और उत्पत्ति में मत जो पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे कि जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, चौहान राजवंश, तो चौहान राजवंश जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 551 ईस्वी में। अब बताओ मुझे एक मिनट के लिए, क्या हम थे क्या 551 के आसपास? नहीं थे। तो अब उत्पत्ति 551 साल की पढ़ेंगे, तो याद रखना ये उत्पत्ति एक तो हमें याद रखनी है किसके अनुसार, शिलालेखों के अनुसार, और दूसरी जिन जिन विद्वानों ने इतिहास लिखा उनके अनुसार, विद्वानों के अनुसार। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कोई भी राजवंश पढ़ने के पहले। और जैसे यहां पर मैंने शब्द लिखा है कौन सा राजवंश, तो पहले इस चौहान राजवंश से कहो कि भाई तेरा नाम ये चौहानी था मूल शब्द या फिर कोई और शब्द था। आपने राजा चौहानों के सभी पढ़ लिए और एग्जामिनर पूछता है चौहान राजवंश का मूल शब्द क्या था। अब बताओ पढ़ा हुआ क्या काम आया। इसलिए कह रहा हूं स्टडी राजवंश जो पढ़ने हैं जीरो से स्टार्ट करने हैं। तीसरी चीज, जब भी कोई भी राजवंश की स्थापना होगी तो उसकी क्या बनेगी, राजधानी। क्या बनेगी, राजधानी। चौथी चीज, जिस राजवंश को पढ़ रहे हो उसी राजवंश से बेसिक नॉलेज में पूछो कि तुमने शासन कहां कहां किया, राजस्थान में। तो चौहानों ने जो शासन किया वो आ जाएगा, बोलो इसकी क्या आ जाएगी, शाखाएं। ये सिर्फ तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। फिर कोई भी राजवंश पढ़ो तो उसकी या तो होगी कौन सी देवी, कुल देवी, या फिर होगी आराध्य देवी, और या फिर होंगे कुल देव या फिर होंगे आराध्य देव। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और फिर जो राजवंश पढ़ रहे हो उस राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से है। ये 6 से 7 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही सिर्फ सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद आपको राजाओं से शुरू करना है। इस बात को ध्यान रखें। तो देखो पहले पॉइंट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, और उत्पत्ति के पहले चौहान जैसे कोई भी राजवंश पढ़ेंगे तो पहले उसके शब्द के बारे में क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। उसके बाद बोलो क्या पढ़ेंगे, कितने प्रकार की, पहली और दूसरी, फिर तीसरा हो जाएगा संस्थापक, फिर संस्थापक होगा, वंश की स्थापना होगी तो उसकी क्या बनेगी, राजधानी, और फिर जिस राजवंश को पढ़ रहे हैं उस राजवंश की शाखाएं कहां कहां चली, उन शाखाओं के संस्थापक कौन हुए, फिर जो राजवंश पढ़ रहे हैं उसकी कुल देवी या आराध्य देवी, और जो राजवंश पढ़ रहे हैं उसके कुल देव या आराध्य देव। आपको पेन तक नहीं उठाना है, अगर आपने बोर्ड पर देखा तो पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। अच्छे से देखना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन सा राजवंश, चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश का हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में मैंने तुम्हें कहा था पहला पॉइंट लेंगे हम मूल शब्द। क्या लेंगे, तो अब देखो अच्छे से, चौहान राजवंश का मूल शब्द चौहान नहीं था, इनका मूल शब्द था चाहमान। बोलो क्या था, चाहमान। ये 4 शब्द थे और इन चाहमान के अंदर हर एक शब्द का एक एक अर्थ बताया हुआ है। और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर सुनना, टॉप लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि चाहमान के अंदर मां का क्या अर्थ है। अब देख लो, अब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने सभी चौहानों के राजाओं को ए से लेकर जेड तक याद कर लिया, और उन्हें एग्जाम में देखने को मिलता है कि चौहान राजवंश के मूल शब्द चाहमान के अंदर मां का अर्थ क्या है।
तो हमें जो तैयारी करनी है वो सामान्य जानकारी से लेकर फिर राजाओं में प्रवेश करना है, ताकि सामान्य जानकारी के 6-7 जो पॉइंट है ना, इनसे अगर सवाल बने तो हमारे गलत होना नहीं चाहिए। अब सुनो, कितने शब्द है इसमें? एक तो हो गया चा, दूसरा बोलो कौन सा है? तीसरा, और चौथा। चाक का मतलब है चाप, क्या मतलब है? ह का मतलब जो है हरी, और मा का मतलब जो है मान, और न का मतलब जो है नीति है। चा का मतलब जो इसमें चाप दे रखा है, याद रखना, चाप का मतलब है धनुर्विद्या में निपुण। किसमें निपुण? धनुर्विद्या में निपुण, यानी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, वह राजा जो अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या में निपुण हो वो चाहमान का चा कहलाता है। फिर बोलो क्या आ रहा है? ह। ह का मतलब क्या है? और हरि किसका पर्यायवाची शब्द? भगवान का, ईश्वर का। तो वह राजा जो भगवान में क्या रखता हो? आस्था रखता हो। वह राजा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अब चाहमान शब्द ही कह रहा है कि अगर चाहमान का जो राजा होगा वो भगवान में क्या रखेगा? विश्वास रखेगा। फिर क्या आया? मान। हमारे हिंदुओं का राजवंशों से चलता हुआ एक ध्येय वाक्य आ रहा है, अतिथि देवो भव। अतिथियों का मान सम्मान करने वाला और अपने शरण में आए हुए को क्या देने वाला? शरण देने वाला। इस बात को याद रखना, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज चौहान तुम पढ़ोगे, आप पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोटे मोटे 21 या 23 युद्धों में पराजित किया था और उसे हर बार छोड़ दिया था। तो वो क्यों छोड़ा था? चाहमान शब्द के अंदर माक के कारण। इस बात को भी ध्यान रखना। जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गजनी ले जाएगा और वहां पर जब शब्द वेदी बाण चलाएंगे, कौन? पृथ्वीराज चौहान। उस समय पृथ्वीराज चौहान मना कर देंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के शरीर पर चमड़ी नाम की चीज नहीं थी। उनके शरीर से जगह जगह मांस लटक रहा था। आंखें फोड़ दी थी किसने? सुल्तान ने। तब चंद्रबरदाई ने यह कहा था कि तुम चाहमान शब्द के चाह का मतलब समझो, तुम धनुर्विद्या में निपुण हो और चलाओ शब्द भेदी बाण। जब आपको चाह का मतलब ही नहीं पता तो वहां पर मैं कितना ही चौहानों का गुणगान करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। यही से तो यूनिक चीज बन रही है। तो याद रखना, मां का मतलब मान हो जाएगा और यहां पर लिखोगे अतिथियों का क्या करने वाला? मान सम्मान करने वाला। और फिर क्या आ रहा है? नीति। तो वह राजा जो नीतियां, योजना व सिद्धांत बनाकर क्या करने वाला? शासन करने वाला हो। यह कहलाता है आपके चाहमान का पूरा विस्तृत रूप। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना और फटाक से सभी एक साथ बोलोगे। बताओ, चौहान राजवंश का मूल शब्द क्या है? चाहमान में कितने शब्द है? चार शब्द है। 4 शब्द के अंदर चा का मतलब, ह का मतलब, मा का मतलब, न का मतलब। अब चा का मतलब चाप नहीं दिया तो आप क्या कहोगे? ह का मतलब हरी नहीं दिया तो, और मा का मतलब मान नहीं दिया तो, और न का मतलब नीति, यानी राजा जो नीतियां, योजना और सिद्धांत बनाकर क्या करता हो। अब सुनो, एग्जामिनर मार्क कमीण होता है। एग्जामिनर को पता है कि ये शब्द बच्चों ने सभी ने याद कर लिया, तो पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएगा और वो क्या देगा? अब देगा सवाल के
चौहान राजवंश का मूल शब्द चाहमान है। इस शब्द का उल्लेख किस विद्वान ने किया? तो याद रखना, इस शब्द की जो सर्वप्रथम जानकारी जो दी थी वो किसने दी थी? जयानक ने। किसने दी थी? और जयानक ने जो ये जानकारी दी थी वो कौन से ग्रंथ में दी थी? बोलो। पृथ्वीराज रासो। बहुत बढ़िया, मर रहे हो, उल्टे जा रहे हो। पृथ्वीराज विजय में दी। किस में दी? पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई का। कंप्लीट ना? तो इस बात को ध्यान रखें, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं है, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। कंप्लीट ना? तो पहला पॉइंट जो है बोलो हमारा कौन सा है? सभी एक साथ। मूल शब्द क्या है? चा का मतलब, ह का मतलब, मां का मतलब और न का मतलब। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया? कौन से ग्रंथ में किया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से लिखो, लिखो जल्दी से, बढ़िया। पहले हेडिंग डालोगे, कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश के अंदर पहला ही पॉइंट बढ़िया, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के अंदर बढ़िया अच्छे से लिखोगे, फर्स्ट कौन सा शब्द? मूल शब्द। चौहान राजवंश का मूल शब्द चाहमान है। फिर लिखोगे चा, ह, मा और न। चा का मतलब लिखोगे आप चाप, ह का मतलब हरी, मा का मतलब मान और न का मतलब नीति। वापस इनका विस्तारित रूप भी लिखना है। वह राजा जो निपुण हो। दूसरा पॉइंट, ईश्वर में आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला। आवाज नहीं पीछे है, गुटुरगु करना छोड़ दो, वरना याद रखना क्लास से बाहर जा सकते हो। तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि इधर पढ़ते हो, खुद बात करते हो, पास वाले को भी डिस्टर्ब करते हो और ठेका ले रखा है कि ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। आगे लिखो, मां का मतलब मान, अतिथियों का मान सम्मान करने वाला। और फिर नीति, वह राजा जो नीतियां, सिद्धांत व योजना बनाकर शासन करता हो।
फिर वापस बढ़िया लिख के ये नीचे नोट लगाकर लिखोगे, उपरोक्त शब्द का उल्लेख जयानक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया। लिख लीजिए फटाक से। लिख लिया? फटाक से लिखिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आएगा, ये तो हो गया सिर्फ हमने मूल शब्द का पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा उत्पत्ति। क्या आएगा? और उत्पत्ति हम कितने प्रकार की पढ़ेंगे? 2 प्रकार की। एक तो पढ़ेंगे विद्वानों के अनुसार और दूसरा पढ़ेंगे हम शिलालेख के अनुसार। जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग डालो उत्पत्ति, और उत्पत्ति हेडिंग डाल के बोर्ड की तरफ देखो, पहले अच्छे से समझो, देन बाद में कॉपी में उतारना है। देखो बोर्ड की तरफ और समझो अच्छे से। अब देखो सेकंड पोर्शन जो आ रहा है उत्पत्ति से रिलेटेड आ रहा है। शब्द का हमने अच्छे से परिचय पढ़ लिया, अब उत्पत्ति का पढ़ते हैं। और उत्पत्ति में मैं जो ले रहा हूं सबसे पहले ले रहा हूं किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार। अब विद्वानों के अनुसार वही के जिन्होंने चौहान राजवंश के बारे में लिखा और चौहान राजवंश की क्या दी? जानकारी दी। तो सुनो, सर्वाधिक विद्वानों ने जो चौहानों की उत्पत्ति जो बताई, याद रखना वो 2 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की। और इन 2 प्रकारों में जो है अच्छे से देखना, चौहान राजवंश की उत्पत्ति 2 प्रकार की बताई। एक तो बताई आपके, याद रखना, अग्निवंशीय। कौन सी वंशीय? अग्निवंश से उत्पत्ति बताई। और दूसरा, जो जिन जिन विद्वानों ने कहा कि नहीं अग्निवंश से नहीं हुई थी उत्पत्ति, तो किससे हुई थी? सूर्यवंश से हुई थी। तो इधर जिन विद्वानों ने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताई है वो हम विद्वान इधर लिख लेंगे, और जिन्होंने अग्निवंश से बताई है उनको हम इधर लिख लेंगे। अब अच्छे से समझो और देखो, अग्निवंश से, अग्निवंश का मतलब क्या है ये शिलालेख के समय बताऊंगा। अच्छे से देखना, अग्निवंश से उत्पत्ति बताने वाले 3 विद्वान। सबसे पहले उत्पत्ति जो बताई चंद्रबरदाई ने। बोलो किसने बताई? चंद्रबरदाई ने। फिर इसके बाद जो उत्पत्ति बताई अग्निवंश से वो बताई मुहणोत नैणसी ने बताई। और उसके बाद जो अग्निवंश से जो उत्पत्ति बताई थी, तीसरे जो विद्वान थे वो थे सूर्यमल मिश्रण। इन तीनों ने जो चौहान राजवंश की उत्पत्ति जो बताई थी स्टूडेंट्स, वो बताई थी किससे? अग्निवंश से। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कितने विद्वान हो गए? और उसके बाद आए बोलो कौन से वंशी? सूर्यवंशी से सबसे पहले उत्पत्ति बताने वाले थे बोलो कौन? जयानक। फिर दूसरे जो आए वो थे नयन चंद्र सूरी। बोलो कौन थे? नयन चंद्र सूरी। तीसरे जो थे नरपति, बिल्कुल। चौथे जो थे याद रखना राज ही राज। कौन से राज? जोधराज। और 5 नंबर पर जो आए थे आधुनिक विद्वान गौरी शंकर ओझा। तो अब देखो,
इधर कितने विद्वान हो गए और उधर कितने हो गए रे? 3। तो टोटल विद्वानों की संख्या करें तो कितने हो गए? 8 विद्वानों के अनुसार हमने पढ़ ली क्या? उत्पत्ति। किनकी? अब सुनो, इनको याद करने का तरीका भी बता देता। सबसे ज्यादा उत्पत्ति किससे बताई गई है और कम किससे बताई गई है? तो एक काम करो, सूर्यवंशी को छोड़ दो और याद कर लो कौन सा वंशी है, तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिटली याद हो जाएगा। सही है कि नहीं है? फटाक से बताओ, अग्निवंश से उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने बताई थी? दूसरा विद्वान, तीसरा विद्वान, इन तीनों ने उत्पत्ति किससे बताई? और फिर दूसरा मत किससे उत्पत्ति बताई गई? और सूर्यवंशी से बताने वाले सबसे पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे और पांचवें। अब सुनो, हमारे राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। अब इनके अलावा अगर हम उत्पत्ति नहीं पढ़े तो पूरा मामला बिगड़ जाए। तो सुनो, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि स्टूडेंट्स को मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स बेचारे क्या क्या याद करें, कितने विद्वानों को याद करें, मैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को याद हो जाऊंगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको सब कुछ आता है, बस आप उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते हो। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, आप सीधा उत्पत्ति बताओगे, वो भी किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। एक बात बताओ मुझे, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के थे? नहीं। भारत के थे? क्या वो विदेशी थे? विदेशी थे। अरे विदेशी थे क्या? चौहानों की उत्पत्ति इन्होंने किससे बताई? विदेशियों से। किससे बताई? यानी खुद क्या थे, इसलिए चौहानों की उत्पत्ति भी किससे बताई? सीधा। चौहान राजवंश की उत्पत्ति इन्होंने किससे बताई? विदेशियों से। और 2 विद्वान और हुए जिन्होंने समर्थन किया कर्नल जेम्स टोड का। उत्पत्ति जो बताई विदेशियों से बताई, और ये जो विदेशी जो बताए इन्होंने, याद रखना, वो बताए थे कौन सी? एशिया के, मध्य एशिया के मध्य एशिया से आए हुए चौहान थे जो इधर आकर बस गए और फिर चौहान राजवंश चला। ये मत किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। और कर्नल जेम्स टोड को सपोर्ट करने वाला एक और विद्वान जिसका नाम हुआ इतिहासकार स्मिथ। बोलो क्या नाम था? स्मिथ। तो अब सुनो, अब टोटली विद्वान देख लो, 5 और 3 8 और 10। ऑप्शंस में कितने आएंगे? अब आपने उत्पत्ति सिर्फ कितने विद्वानों के अनुसार पढ़ ली है? 10। तो हमारे पास कंटेंट और डाटा इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे कंटेंट में से सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर उत्पत्ति आपने जो पढ़ी कितने प्रकार की? 3। एक तो कौन सी? दूसरी और तीसरी विदेशियों से। विदेशियों से किसने बताई रे? ये विदेशी कहां के थे? इनका समर्थन भी किसने किया? और सबसे ज्यादा जो उत्पत्ति बताई गई किससे? और फिर अग्निवंश से बताने वाले पहले विद्वान, दूसरे, तीसरे। सूर्यवंशी से सबसे पहले बताने वाले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। और विदेशियों से किसने बताई? और इसको स्वीकार और किसने किया? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? फटाक से ये डायग्राम बना लो। फटाक से लिखिए। इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। और होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करता है, ये चीज क्या उन्हें थोड़ी बोरिंग लगती है, इस चीज को वो ड्रॉप कर देता है और इन सामान्य जानकारी से ही क्वेश्चंस बनता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है। और जो तुम्हारे कहानियां जो बनेगी
जो तुम्हें कहानियां जो सुनने को मिलेगी वो अजमेर के चौहानों से मिलेगी। फटाक से लिखिए। पिछले वाले सब्जेक्ट का आपके कोर्स हो गया लगभग लगभग? लगभग 70% हो गया। ओके। चलो लिख लिया। चलो अब देखिए अच्छे से, ये तो उत्पत्ति ले ली, बोलो हमने किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार। और अब जो उत्पत्ति लेंगे वो लेंगे हम शिलालेख के अनुसार। तो देखिए अच्छे से बोर्ड के ऊपर। और अब जो हम ले रहे हैं उत्पत्ति वो ले रहे हैं किसके अनुसार? शिलालेख के अनुसार। और जो शिलालेख है, इस शिलालेख से रिलेटेड याद रखना पटवार, वीडियो और मास्टर के जितने कितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों के अंदर सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए अच्छे से, शिलालेख के अंदर जो सबसे पहले शिलालेख जो आएगा वो आएगा आपके कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख आएगा? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजवंश की उत्पत्ति का जिक्र कर रखा है। तो पहले अच्छे से देखो, बिजोलिया शिलालेख है कहां पर? कौन से वाड़ा में है? भीलवाड़ा में। इसका समय काल क्या है, यानी ये कितने समय पुराना है, या इसका ईस्वी सन कौन सा है? तो याद रखना यह है 1170 ईस्वी का। इसके अंदर जो मुख्यतः जो जानकारी मिलती है वो कौन से राजवंश की मिलती है? और चौहान राजवंश को अगर हमने यहां पर शिलालेख लिया है तो किससे रिलेटेड लिया है? उत्पत्ति से रिलेटेड। और इसमें जो उत्पत्ति बताई गई है, याद रखना ये उत्पत्ति बताई गई है ब्राह्मणों से। किससे बताई गई है? ब्राह्मणों से बताई गई है। और ब्राह्मणों की गोत्र जो वत्स है
उनसे बताई गई है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपके हजारों बार एग्जामों में पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। ये हो गया बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में, मतलब ये जो जगह है कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसका समय काल क्या है, 1170। इसमें जो उत्पत्ति बताई गई है किससे बताई गई है, वत्स गोत्र ब्राह्मणों से। कंप्लीट ना, बस ये 3 चीजें फैक्ट याद करो और सुनो। प्राचीन फिलहाल अभी मैंने देखा आपके एलडीसी कोर्स के अंदर नहीं है, और अगर ऐड होता है तो मिडाइवल स्टार्ट करने का रीजन सुनो। अभी हम राजवंश पढ़ रहे हैं और राजवंश में जिक्र किनका हो रहा है, शिलालेख का। अब यहां पर शिलालेख हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपके प्राचीन ऐड होता है तो जब हम प्राचीन वापस पढ़ेंगे तो यहां पर बिजोलिया की कुछ जानकारियां पढ़ी, जब प्राचीन पढ़ेंगे, जब यही वापस बिजोलिया आएगा तो बताओ रिवाइज होगा कि नहीं होगा। बस इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैंने सबसे पहले मिडाइवल स्टार्ट किया। अभी जैसे आगे अजमेर के चौहान हम स्टार्ट करेंगे तो अजमेर के चौहानों का राजा अजय राज आएगा। अजय राज अपने रियासत के अंदर नए सिक्के चलाएगा। और याद करो, प्राचीन राजस्थान के इतिहास में हमने टॉपिक लिया था प्रचलित प्राचीन सिक्के, लिया कि नहीं लिया, वो भी यहां कंप्लीट हो जाएगा। अभी सामान्य जानकारी में हमने टॉपिक लिखा था बार संबंधित ग्रंथ, याद करो वहां पर हमने साहित्यिक स्रोत लिखा कि नहीं लिखा। जब लगभग प्राचीन के 4 से 5 टॉपिक मिडाइवल में कंप्लीट हो रहे हैं, तो मिडाइवल और मॉडर्न पढ़ने के बाद अगर एनिशियंट पढ़े तो बताओ एनिशियंट आपने कितनी बार पढ़ लिया क्लास में ही, 2 बार। इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। तो पहला जो शिलालेख आया, बोलो कौन सा शिलालेख, कहां है ये, इसका समय काल क्या है, और इसमें चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है, ब्राह्मणों से। सीधा याद करो किससे बताई गई है। अब सुनो, इसी शिलालेख के अंदर एक और जानकारी दे रखी है कि एक व्यक्ति था चौहानों का जिसका नाम था वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान ने एक झील बनवाई जिसका नाम है सांबर झील। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये जानकारी भी कौन से शिलालेख में मिलती है, बिजोलिया में। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे ही जस्ट वासुदेव आने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो पॉइंट आया वो हमने बिजोलिया में ले लिया। अब सुनो, दूसरा शिलालेख जो आ रहा है वो आ रहा है सुंदा माता शिलालेख। सुंदा माता का मंदिर कहां है रे, बहुत बढ़िया, जालोर में। अब सुंदा माता शिलालेख जालोर जो है उसमें भी चौहान राजवंश की क्या बताई गई, उत्पत्ति। और ये जो है कितवीं शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का है। और इसमें जो उत्पत्ति बताई गई देखना अच्छे से, इसमें लिखा हुआ है कि चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति एक ऋषि मुनि हुए जिसका नाम था वशिष्ठ मुनि। कौन से मुनि, वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि की आंख से उत्पत्ति बताई गई है, किससे, आंख से बताई गई है। तो देख लो अच्छे से, ये जानकारी देने वाला कौन सा शिलालेख हो गया, सुंदा माता शिलालेख। तो अभी हमने जो शिलालेख पढ़े कितने पढ़ लिए, 2। एक और शिलालेख है आबू का अचलेश्वर शिलालेख। कौन सा शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख। और आबू के अचलेश्वर शिलालेख के अंदर अच्छे से ध्यान रखना, इसमें जो उत्पत्ति बताई गई है कौन से वंश की, चौहान राजवंश की, वो बताई गई है चंद्रवंशी से। कौन से वंशी से। तो अब सीधा अंगुलियों पर याद करने का तरीका, शिलालेख कितने पढ़े हमने, 3। पहला कौन सा, बिजोलिया में उत्पत्ति ब्राह्मणों से। उसके बाद हमने कौन सा लिया, सुंदा माता में एक ऋषि मुनि आए, कौन, वशिष्ठ मुनि की
और तीसरा आबू का अचलेश्वर शिलालेख जिसमें उत्पत्ति बताई गई। बिल्कुल, ये चीजें पहले अच्छे से समझो और एक बार रिकॉल करो, और रिकॉल करने के बाद कॉपी में लिखो ताकि लिखते समय अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। फटाक से लिखो। पहला शिलालेख बिजोलिया शिलालेख। फटाक से उत्पत्ति लिखना है पहले शिलालेख के अनुसार, और उसके बाद बढ़िया पॉइंट लिख लो। आप अच्छे से कोई भी राजवंश पढ़ो, उसका 0 से 40% बिल्कुल डीपली और गहन अध्ययन करो, क्योंकि राजाओं से रिलेटेड ऑटोमेटिकली राजा याद हो जाएंगे, और वो लगभग सभी को याद रहता है, और वो चीजें सिमिलर आती है। सवाल जो बनते हैं आपका 0 से 40% ही बनते हैं, वरना राजा महाराजाओं में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। आपने जो कॉलेजों में घटनाएं घटित की है वही आपको राजवंशों के समय देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कॉलेजों में आपने कहीं पर दादागिरी भी की है, तो कहीं जूते भी खाए हैं, कहीं पर किसी की वजह से फाइट भी की है, कि आपने किसी को देखा, आपको किसी ने देखा, उसको किसी और ने देखा, पर आपने उसको कहा है उधर देख लिया तो देख लूंगा, तो कहा आजा बाहर देख लेना। फिर बाहर धुआंधार और खतरनाक क्या होता है, युद्ध नहीं होता, फुड़नती निकलती है। युद्ध तुम राजा महाराजा नहीं हो, बस वो रोड़ा होता है। हाँ, अब तुम कहोगे सर जी ये रोड़ा हमने भी क्या, हमारा इतिहास क्यों नहीं बना? इतिहास इसलिए नहीं बना क्योंकि हर एक सिटी, हर एक कॉलोनी के अंदर कॉलेजें खुली हुई है, हमेशा रोड़े होते हैं। और राजाओं का जो हुआ, उनका एक वंश था, उनका एक रियासत पर क्या था, अधिकार था। और इन्होंने जो फाइट की है, छोटी मोटी फाइट नहीं की। आपने पंगा 10 छोरों से लिया, उन्होंने पंगा 1,00,000 सैनिकों से लिया। आपको 10 जनों ने पकड़ लिया तो आपने सीधा कह दिया भाई मैं तेरी गाय हूं, ठोकना मत। राजाओं ने ऐसा कभी भी नहीं किया। याद रखना, हमारे राजपूताना में 3 योद्धा ऐसे हुए बच्चा लोग जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार रोए थे, उनकी आंखों में सिर्फ एक बार आंसू आए थे। उसमें एक तो चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान, दूसरे राणा वंश पढ़ेंगे हम गुहिल का, तब आएंगे महाराणा शांगा, और फिर तीसरे आएंगे महाराणा प्रताप। तो ये इतिहास है। जब तुम इन वीर योद्धाओं का इतिहास पढ़ोगे तो इमोशनल होगे। जब तुम जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया का इतिहास पढ़ोगे, तुम जेता और कूपा का इतिहास पढ़ोगे, तुम आला और उदड़ का इतिहास पढ़ोगे, तब तुम खुद यहां पर इतना गुस्सा आएगा तुम्हें कि साला उस टाइम मैं क्यों नहीं था। बिल्कुल सही है। और मूवी देखते हो ना, मूवी के अंदर एक राजा होता है, एक रानी होती है। रानी को, सॉरी हीरोइन को, हीरो और हीरोइन होता है, हीरोइन को कोई गुंडा उठा कर ले जाता है तो हीरो परेशान होता है कि कटे गिवरी मर गई। तब राजा क्या करता है, कई बार में जाता है, बार में जाता है, वहां पर डांस आनस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अरे डांस छोड़ो रे, गोली मारो, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, डांस नहीं डानस। तो वहां बार में डांस आनस होता है, वहां डांस करने वाले बॉलीवुड के अंदर वो
कहते हैं कि भाई आइटम डांस हो रहा है, तो ये राजा और रानियों के बीच में भी देखना कुछ आएगी दासिया जो आपके लिए इंटरटेन करेगी। हाय गर्मी, कौन सी गर्मी? तो अभी इसीलिए कह रहा हूं कि जिसके सपने देखने हैं 4 दिन देख लो, फिर 4 दिन बाद तो सपनों में मैं आऊंगा तलवार लेकर, और 4 दिन बाद तुम रात को 11 बजे पड़े पड़े करोगे कौन सी मली? भार मली। कौन सी मली? और पड़े पड़े करोगे धुआंधार और खतरनाक। युद्ध हो रहा था, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं, ये सभी कहानियों में आएंगे। कहानियां भी अच्छे से याद रखनी है, पर 0 से 40% ये जो बेसिक जानकारी है जहां से मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद करना है। कंप्लीट ना? लिखो फटाक से। ये लिख लिया? अच्छा, बेटों ने लिख लिया पर बोल नहीं रहे थे कि सर आगे निकालो, इंटरटेन कर रहे थे। छापो जल्दी से। सुंदा माता शिलालेख। आपने बाहुबली मूवी में तो वो देखते हो आप एक सीन के भाई बाहुबली भरे दरबार के अंदर वो एक सैनिक का भोगना उड़ा देता है। उड़ाता है ना? अरे उड़ाता है ना? तो वो तो सुनो, वो एक स्क्रिप्टेड पार्ट है, यानी हमें एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। इतिहास के अंदर ऐसी ऐसी रोचक घटनाएं हुई है। मुगलों की जब अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब मुगल क्या करते थे, हमारे राजपूताना के राजाओं को कुछ समझते नहीं थे। तो एक मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए क्षत्रिय वंश के राजाओं को सुनाकर कहा कि राजपूताना का कोई ऐसा क्षत्रिय राजा जो है, जो मेरा एक भूखा शेर है, उस शेर से अपना शेर लड़ा सके। तब वहीं पर बैठे थे हमारे जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी ने कहा, मुगल बादशाह, तेरे शेर को मैं 2 महीने का समय देता हूं, बढ़िया खाना आना खिलाकर तरो ताजा कर दे। ये तेरा जो शेर है, ये एक पिंजरे में बंधा हुआ शेर है, असली शेर तो मैं पेश करूंगा और 2 महीने बाद फाइट होगी। तो कहा जाता है कि औरंगजेब ने खूब सारा उसको खाना ना खिलाया, और 2 महीने बाद बिल्कुल खुले आसमान के बीच में दरबार लगा, और औरंगजेब ने अपने शेर को वहां पर प्रस्तुत किया, और फिर जसवंत सिंह जी को कहा, जसवंत सिंह जी अपना शेर लेकर आओ। तब जसवंत सिंह जी ने कहा, बिल्कुल बुलाएंगे, आप अपने शेर को बुला लो, छोड़ दो उसको। तो कहा, आपका शेर दिखाई नहीं दे रहा है, कहां है आपका शेर? आपका पिंजरा भी नहीं आया है अभी तक। तो कहा, मेरा शेर पिंजरे में नहीं, दरबार में बैठा है। उनका बेटा था शेखा, वो उस शेर से लड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखना ना भूले जसवंत सिंह जी का महा एपिसोड। हाँ, कहानी में ट्विस्ट है, यहां बता दूंगा तो फिर जसवंत सिंह जी को कौन देखेगा। तो सुनो, लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? हेडिंग डालो संस्थापक। कौन सा पक? संस्थापक। और संस्थापक हेडिंग डालकर बोर्ड की तरफ देखो और समझो। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, देखो मैं जब बोलने का कहूं ना, अपना मौन व्रत तोड़ो और थोड़ा बोला करो, ताकि मेरे को भी पढ़ाने में इंटरटेन आए। अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा कि ये ऐसा ही है, छापने में भरोसा रखता है, फिर मैं भी छपवाऊंगा बोट भरवा के। पहले समझो, अच्छे से समझ के कॉपी में लिखना। सुनो, अब हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा पक? आप सिर्फ देखते रहो और बोर्ड पर नजर रखो, याद कराने की गारंटी 100% मेरी। और जब कहता हूं बोलने का तो रिपीट करो।
अब सुनो बच्चा लोग, पहले प्राचीन समय में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा जल भराव था। क्या था? जल भराव था। और इसी जल भराव, ये जल भराव क्षेत्र जो आता था हमारे राजस्थान के अंदर, एक प्रदेश था पहले। कौन सा प्रदेश? और इस जांगल प्रदेश में वर्तमान का क्षेत्र आता, एक तो बोलो कौन सा नेर पहले आता था, और एक आता था गोर ही गोर, और साथ में जयपुर का भी कुछ क्षेत्र आता था। कौन से प्रदेश में? तो हम प्राचीन समय की बात कर रहे तो बिल्कुल हम उल्लेख करेंगे कौन से प्रदेश का। तो सुनो, जांगल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जल भराव था, और उस समय एक शासक हुआ, छोटा मोटा राजा हुआ, जिसका नाम था वासुदेव चाहमान। क्या हुआ? वासुदेव चाहमान, क्योंकि यही तो चाहमान आगे चलकर क्या कहलाएंगे? चौहान। वासुदेव चाहमान हुआ। ये वासुदेव चाहमान अपने कुछ सैनिकों को लेकर जाता है, और वो क्या करता है बच्चा लोग, जाता है और 551 ईस्वी के आसपास, बोलो कितना लिखा मैंने? 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव अपने तलवार की धार पर, यानी अपनी ताकत पर, इस जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? और इस जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ जो अधिकार करता है, तो इस अधिकार क्षेत्र का जो टोटली भाग था वो था 1.25 लाख बीघा क्षेत्र। बोलो कितना था? बोलो कितना था? 1.25 लाख बीघा क्षेत्र पर बोलो किसका अधिकार हो गया? तो वासुदेव चाहमान ने 1.25 लाख बीघा क्षेत्र को जीतकर इसका नाम रखा शपाद लक्ष्य। बोलो क्या नाम रखा? बोलो क्या नाम रखा? तो देखो, शपाद लक्ष्य के अंदर दो शब्द आ रहे, एक नहीं आ रहे। लक्ष्य का मतलब लाख और शपा का मतलब शवा, कंप्लीट है, एक नहीं है। तो अब इस क्षेत्र को जीतकर बोलो क्या नाम रखा वासुदेव ने? और शपाद लक्ष्य पर 551 ईस्वी में अधिकार करने के पश्चात वासुदेव ने कहा कि इस शपाद लक्ष्य क्षेत्र पर मेरे और मेरे वंशज क्या करेंगे? शासन करेंगे, वो भी वंशानुगत रूप से, और मेरे जो वंशज होंगे वो कहलाएंगे चाहमान, और यही चाहमान आगे चलकर क्या कहलाया? चौहान। बोलो बोलोगे? अब सुनो, वासुदेव चौहान ने इसी शपादलक क्षेत्र में एक देवी का मंदिर बनाया जिसका नाम था शाकंभरी। कौन सी भरी? अब मंदिर कहां बनाया? शपादलक्ष में। तो शपादलक्ष का दूसरा नाम पड़ गया, बोलो कौन सा भरी? शाकंभरी। और वर्तमान में इसी क्षेत्र और इसी जल भराव को हम कहते हैं भर ही भर सांबर। और याद करो, हमने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा, तब लास्ट पॉइंट लिखा था कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का क्या करवाया? बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब निर्माण तो क्या करवाया? ये जो झील है ये तो प्राकृतिक झील है, पर इस जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ अधिकार करके इसने क्या किया? पाड़ बंधवा दी। क्या बंधवा दी? पाड़ बंधवा दी। इसी कारण बिजोलिया के अंदर कहा गया कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, 1.25 लाख बीघा क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ा प्राचीन समय में नगर था जिसका नाम था अहिछत्रपुर। कौन सा पुर? और अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम कहते हैं गोर ही गोर। तो वासुदेव चौहान ने कहा 1.25 लाख बीघा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा नगर है, ये हमारे चौहान राजवंश की होगी प्रारंभिक राजधानी। कौन सी धानी? राजधानी। तो सुनो, मैंने कहा ना, जब भी राजवंश की नींव रखी जाएगी
तो उसकी क्या बनानी पड़ेगी? राजधानी। तो देख लो साथ में राजधानी स्थापित हुई या नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछूंगा, सभी एक साथ रिपीट करोगे। बताओ व्यक्ति का नाम क्या है? कौन है? ये कब गया था? जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ क्या किया? अधिकार। क्या किया? अब जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ अधिकार किया तो कितनी भूमि पर अधिकार हुआ? इसलिए अपने साम्राज्य का नाम क्या रखा? और कौन से वंश की नींव रखी? चौहान वंश की। इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहान वंश का पिता, जनक और संस्थापक कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर बाद में शपादलक्ष के अंदर कौन सी माता का मंदिर बनाया रे? इसलिए शपादलक्ष का दूसरा नाम क्या पड़ा? शाकंभरी। और वर्तमान में इस क्षेत्र को क्या कहता है? अगर सवाल पूछा कि वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी किसको बनाई, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहता है? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अच्छे से समझो और समझकर कॉपी में राइट ऑफ करो, लिखो फटाक से। संस्थापक, संस्थापक। संस्थापक में लिखोगे बढ़िया, 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान ने, अब सीधा चौहानी लिख रहा हूं मैं, वासुदेव चौहान ने शांबरजिल ऑब्लिक करके शपादलक्ष ऑब्लिक करके शाकंभरी के क्षेत्र पर अधिकार कर चौहान राजवंश की, चौहान राजवंश की क्या रखी? नींव रखी। अगले पॉइंट में वासुदेव चौहान को, वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का चौहान राजवंश का मूल पुरुष, संस्थापक, जनक कहा जाता है। प्रारंभिक राजधानी किसको बनाई? अहिछत्रपुर को। यहां पर अगले पॉइंट में हेडिंग डाल दोगे, प्रारंभिक राजधानी। और प्रारंभिक राजधानी में अहिछत्रपुर, और कोष्टक में लिख दोगे बढ़िया नागौर। जो भी स्टूडेंट्स आज ये रफ रजिस्टर में उतार रहे हैं वो आज शाम को ही बढ़िया फेयर रजिस्टर लेंगे और ये फेयर में उतार लोगे। ऐसे नहीं कि 2 दिन 3 दिन बाद लाओ, बर्डन बढ़ जाएगा, फिर एक साथ पूरा लिख नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान रखें और बढ़िया अच्छे से कंटेंट और डाटा पूरा अपने पास रखें। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। अब अगला पॉइंट जो सामान्य जानकारी के रूप में आ रहा है, यहां देखो 2 पॉइंट कवर अप हो गए। तो सबसे पहले हमने लिया मूल शब्द, फिर लिया हमने उत्पत्ति। उत्पत्ति कितने प्रकार की पड़ी? 2 प्रकार की। फर्स्ट ली विद्वानों के अनुसार और दूसरी ली
उसके बाद हमने ले लिया संस्थापक, और संस्थापक के साथ ही आ गई प्रारंभिक राजधानी। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है चौहान राजवंश की शाखाएं। क्या आ रहा है? चौहान राजवंश की शाखाएं। शाखाएं, ये सब चीजें हमें बेसिक नॉलेज में पढ़नी है ताकि हमें पता रहे कि चौहानों ने राजस्थान में कहां कहां शासन किया और कहां कहां इनकी शाखाएं चली। सबसे पहले जो मूल शाखा और प्रधान शाखा जो चली वो कहां चली? सांबर। तो सांबर के चौहान, और सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था रे? अभी हमने पढ़ा वासुदेव। और ये तो सभी चौहानों का संस्थापक था क्योंकि ये चौहानों की मूल शाखा थी। चौहानों ने यहीं से शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद दूसरी जो शाखा चलेगी वो चलेगी डोल ही डोल, नाडोल। और नाडोल के चौहान राजवंश का जो संस्थापक था कौन था रे? याद रखना, लक्ष्मण चौहान। कौन था? लक्ष्मण चौहान। उसके बाद तीसरी शाखा जो चलेगी वो चलेगी अजमेर। अजमेर के चौहान। कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक था वो था आपके अजयराज चौहान। कौन सा चौहान? अजयराज चौहान। उसके बाद आगे जो शाखा चलेगी आपके कहा? रणथंबोर। और रणथंबोर के चौहान जो थे गोविंद राज चौहान। कौन सा राज? गोविंद राज चौहान। उसके बाद अगली जो शाखा चलेगी वो चलेगी आपके लोर ही लोर, जालोर। और जालोर में जो चौहान हुए, याद रखना कौन से चौहान हुए? सोनगरा। जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों का जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल चौहान। कौन सा पाल? कीर्तिपाल चौहान। चौहान। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर जो शाखा चलेगी वो चलेगी बूंदी के अंदर। बूंदी के जो होंगे चौहान वो कौन से चौहान कहलाएंगे? हाड़ा चौहान। और बूंदी के चौहानों का जो संस्थापक हुआ, याद रखना वो था देवा चौहान। कौन सा चौहान? देवा चौहान। और उसके बाद जो अगली शाखा चलेगी वो चलेगी सिरोही। और सिरोही के अंदर जो चौहान हुए, याद रखना वो थे कौन से चौहान? देवड़ा चौहान। और सिरोही के देवड़ा चौहानों का जो संस्थापक था स्टूडेंट्स वो था आपके लुम्बा चौहान। कौन था? लुम्बा चौहान। अब एग्जामिनर क्या करता है? 4 शाखाएं दे देता है और इनके संस्थापकों के नाम ऊपर नीचे दे देता है, फिर कहता है निम्न को सुमेलित करो। अब हमने पूरे राजा पढ़े हैं पर हमने सामान्य जानकारी में शाखाएं नहीं पढ़ी। बताओ कहां से हम सुमेलित कर पाएंगे? तो इन चीजों को तभी कह रहा हूं 0 से 40% को धुआंधार याद करो। यही से मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे गलत होने नहीं चाहिए। छापो जल्दी से।
फटाक से लिखिए। अब एक टॉपिक सामान्य जानकारी का और बचेगा, वो रहेगा आपके संबंधित ग्रंथ। और फिर कल सांबर के 2-3 राजा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो। फिर हम जो पढ़ेंगे वो आपके अजमेर के चौहान लेंगे अजय राज से। फटाक से लिख लीजिए। जिन्होंने लिख लिया है वो फर्स्ट पेज निकाल ले जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, यानी चौहान राजवंश का, और रिपीट करते रहे। अभी एक बार वापस पूरा पुनः रिवाइज। लिख लिया सभी ने? चलो फटाक से फर्स्ट पेज निकालो। और हमने सामान्य जानकारी के रूप में पहला पॉइंट कौन सा लिया? मूल शब्द। अब सभी बोलोगे, मौन नहीं रखोगे अगर यहीं पर याद करना चाहते हो तो, क्योंकि याद रखना पढ़ाई जो हम करते हैं या क्लास में ही करते हैं, क्योंकि जितने बिजी हम हैं उतने बिजी नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। उनको तो सिर्फ देश चलाना पड़ता है, हमें यहां से बाहर निकलते ही पता नहीं किस किस को चलाना पड़ता है। बिल्कुल फैक्ट है। तो टारगेट यही रखो कि यही की चीज यहीं पर याद कर ले। तो फटाक से सभी बोलोगे और अच्छे से बोलोगे। ऐसे लगना चाहिए कि पास में कि रण क्षेत्र का आगाज हो गया एलडीसी वालों का, और अब वो विजयी भव। विजयी होना चाहते हो ना? विजय तिलक का तिलक लगाना चाहते हो? अभी देखते आवाज से पता चल जाएगा। बताओ, सामान्य जानकारी में हमने सबसे पहले लिया कौन सा शब्द? बहुत बढ़िया। मूल शब्द कौन सा था बोलो? चाहमान में चा का मतलब, ह का मतलब, मां का मतलब और न का मतलब। ये शब्द जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? कौन से ग्रंथ में किया? कौन से ग्रंथ में किया? अब बताओ ये पॉइंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट लिया हमने उत्पत्ति। क्या लिया? और उत्पत्ति जो हमने पढ़ी कितने प्रकार की पढ़ी? एक तो विद्वानों के अनुसार और एक, तो सबसे पहले उत्पत्ति हमने पढ़ी किसके अनुसार? और विद्वानों ने ज्यादातर उत्पत्ति कितने प्रकार की बताई? एक तो बताई कौन सा वंशी? अग्निवंश से उत्पत्ति बताने वाले टोटल विद्वान कितने? फर्स्ट कौन सा? दूसरा? तीसरा? कौन सा मिश्रण? कौन सा मिश्रण? और उसके बाद दूसरी उत्पत्ति आई, बोलो कौन सी? सूर्यवंशी से उत्पत्ति बताने वाले फर्स्ट कौन सा? कौन सा? अरे कौन सा? दूसरा? कौन सा सूरी? अरे कौन सा सूरी? तीसरा? कौन सी नाल? कौन सी नाल? चौथा? कौन सा राज? कौन सा राज? पांचवा कौन सा औजा? अरे कौन सा औजा? उसके बाद हमने उत्पत्ति पढ़ी कर्नल जेम्स। कर्नल जेम्स टोड ने उत्पत्ति किससे बताई? और इनके मत का समर्थन किसने किया? अरे किसने किया? ये उत्पत्ति पढ़ ली हमने किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार। उसके बाद हमने उत्पत्ति पढ़ी कौन सा लेख? अरे कौन सा लेख? शिलालेख में कितने? फर्स्ट कौन सा लिया? बिजोलिया में किससे बताई गई? ब्राह्मणों से। किससे बताई गई? फिर चले हम कौन सी माता? अरे कौन सी माता? सुंदा माता में एक ऋषि मुनि थे। कौन से मुनि? और वशिष्ठ मुनि की, अरे किससे? उसके बाद हम चले आबू के अचलेश्वर।
कहां चले? अचलेश्वर महादेव शिलालेख और उसमें बताई गई उत्पत्ति कौन से वंशी? कौन से वंशी? उसके बाद हमने पढ़ा, देखो याद रखना नाम मेरा, मैं बाद में इंट्रोडक्शन बताऊंगा। अगर किसी ने क्लास में गोपनीयता भंग करने की कोशिश की तो इतना खतरनाक स्वैग तरीके से स्वागत करके बाहर भेजूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये जो क्लास में एक दो अपवाद होता है ना, उन्हीं के ऊपर मेरी नजर रहती है और मैं उन्हीं को सुधारने के लिए आया हूं केजीएफ बन के। तुम गरुड़ा और अधीरा हो और तुम्हारा कोलार खान में ही दमन होगा। साला मूर्ख ही क्या, गोपनीयता भंग कर रहा है। आगे बढ़ो। फिर हमने पढ़ा कौन सा पक? बोलो कौन सा पक? संस्थापक कौन था? कब स्थापना की? कब की? और इसीलिए वासुदेव को कहा गया चौहान राजवंश का संस्थापक, मूल पुरुष। और बहुत बढ़िया, इन्होंने प्रारंभिक राजधानी किसको बनाई रे? कौन सा पुर? और उसके बाद हमने ली चौहान राजवंश की, बताओ मूल शाखा कौन सी थी? सांबर के चौहान। और सांबर के चौहानों का संस्थापक? नाडोल के चौहानों का? अजमेर के चौहानों का? बहुत बढ़िया। और रणथंबोर के चौहानों का? जालोर के चौहानों का? बूंदी के चौहानों का? और सिरोही के चौहानों का? कौन सा चौहान? अब सुनो अच्छे से, कल आते ही पहले तो ये पॉइंट बिना रजिस्टर खोल के एक बार रिवाइज करवाऊंगा और कल आपके स्टार्ट हो जाएंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में धुआंधार और खतरनाक कहानियां होगी। कंप्लीट ना तो कल देखना ना भूले महा एपिसोड। धन्यवाद।